नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे सेमेस्टर नंबर 4 की इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 डिस्कशन करना है, जिसमें पहला टॉपिक आता है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। देन सेकंड टॉपिक आपका आता है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स। थर्ड टॉपिक आपका है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड देन फोर्थ टॉपिक आपका आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये डिस्कशन करना है आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। तो बेसिकली फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली फ्री ट्रेड का मतलब ये हुआ कि जो इंटरनेशनल चीजें लिंक्ड हैं, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी एक दूसरे से लिंक्ड है ग्लोबली, ठीक है, तो उसका एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विदाउट एनी बैरियर्स, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशंस by enabling countries to specialize in the production of goods and services in which they have an advantage। ठीक है, तो बेसिकली वो कंट्री जो इजीली कोई चीज प्रोड्यूस कर सकती है एट लोअर कॉस्ट, तो वो जो है दूसरे को दे देगी, तो इजीली वो चीज दूसरे को प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ेगी और दूसरा उस प्रोडक्शन के खर्चे से बच सकता है। ठीक है, विद इन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एंड पॉलिसी, वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड इश्यूज इज द चॉइस बिटवीन फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। तो बेसिकली इट इज द चॉइस ऑफ द कंट्री। ठीक है, देन फ्री ट्रेड एडवोकेट्स मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो मिनिमम होना चाहिए, सिंस अगर आपको इकोनॉमी को स्टेबल रखना है तो वहां पे दोनों एंटिटीज का इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज एंड द प्राइवेट कंपनीज, दोनों का ही एक इंडिपेंडेंट लेवल पे बहुत अच्छा रोल है और जिसकी वजह से इकोनॉमी स्टेबल रह सकती है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, वाइल प्रोटेक्शन सपोर्ट्स गवर्नमेंट मेजर्स टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स एंड प्रमोट domestic industries, the debate between free trade and protection revolves around efficiency, growth, employment, national interest and economic stability। ठीक है, तो बेसिकली देखो एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर क्या हो रहा है कि भाई फॉरेन कंपनी कोई है जो इजीली कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर सकती है, वो मैन्युफैक्चर करके किसी देश में भेज रही है। ठीक है, वहां पर क्या है, अगर आपने फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन कर दिया तो उस केस में क्या होगा, अगर उसके प्रोडक्ट इजीली बन रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या होगा, चीप होगा। ठीक है, तो कॉस्ट चीप होने की वजह से उसका प्रोडक्ट इस मार्केट में ज्यादा बिकेगा और कंपैरेटिवली जो उस देश के जहां पे वो चीज इंपोर्ट हो रही है, उस देश के जो लोग हैं, उस देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सिंस उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो महंगी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है उनको भी असर ना पड़े, एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, और जो बाहर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पे भी इफेक्ट एडवर्स ना पड़े। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब फ्री ट्रेड का मीनिंग देखते हैं। फ्री ट्रेड रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रीली अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज विदाउट आर्टिफिशियल बैरियर्स। ठीक है, तो जब बिना बैरियर्स के कोई मूवमेंट हो उसको फ्री ट्रेड बोला जाता है। जैसे बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, टैरिफ, कोटा, एक्सेसिव रेगुलेशंस एटसेट्रा। तो जो बैरियर्स गवर्नमेंट के पास पावर है लगाने की, जब उस बैरियर्स के बिना कोई ट्रेड एक्टिविटी मूव ऑन हो, मूवमेंट फ्री हो, तो उसको फ्री ट्रेड बोला जाता है। अंडर फ्री ट्रेड प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई एंड कंट्रीज ट्रेड अकॉर्डिंग टू देयर कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीज जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन काम करती हैं। देन इन अ फ्री ट्रेड रेजिम द गवर्नमेंट्स रोल इज मिनिमल एंड मार्केट फोर्स गाइड प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इंटरनेशनली। ठीक है, तो बेसिकली जहां पर फ्री ट्रेड वाला कंसेप्ट होगा, जहां पर फ्री ट्रेड वाला लॉजिक होगा, वहां पर क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उसका जो इंटरवेंशन है वो मिनिमम होगा, बहुत कम होगा, सिंस तभी वो फ्री ट्रेड हो पाएगा। अदरवाइज अगर टैरिफ और कस्टम्स वगैरह इंपोज कर दिए तो फ्री ट्रेड तो नहीं होने वाला। ठीक है, देन उसके बाद थ्योरेटिकल देखें, बेसिस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड अगर देखें तो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंस देखो कोई कंट्री किसी रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी है किसी के पास, और किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, तो बेसिकली हर कंट्री के पास हर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या है, फ्री ट्रेड का जो कंसेप्ट है वो दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करने का कंसेप्ट है, बेसिकली दूसरी कंट्री के सोर्सेज को यूजेज अलाउ करने का कंसेप्ट है। ठीक है, तो बेसिकली फ्री ट्रेड अलाउज कंट्रीज टू स्पेशलाइज अकॉर्डिंग टू देयर कंपैरेटिव एडवांटेज। तो जिस रिसोर्स के एडवांटेज जिस कंट्री के पास है, वो कंट्री उस चीज में डोमिनेट कर सकती है। ठीक है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस लीडिंग टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका प्राइस क्या होगा, कंपैरेटिवली लोअर होगा। ठीक है, देन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट अगर देखें, प्रोड्यूसर्स गेन एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट अलाउइंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ सेल। दिस इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी, इनकरेज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है, सिंस प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी बढ़ेगा। तो इसलिए जो ये है फ्री ट्रेड वाला स्केल, वो क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सिंस रिसोर्सेज अवेलेबल है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी हो सकता है, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक है,
देन लोअर प्राइसेस एंड ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस। ठीक है, तो बेसिकली जब फ्री ट्रेड वाला कंसेप्ट होता है तो उस कंट्री से हम कोई भी सामान खरीदते हैं जो उस चीज में डोमिनेटिंग हो, मतलब जो रिसोर्सेज पे जिसके पास ज्यादा अवेलेबल होंगे। तो जब ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर्स को ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, प्लस जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो लोअर रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद प्रमोशन ऑफ कंपटीशन। ठीक है, सिंस मोनोपोली क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है जो कार के पार्ट्स बनाती है। ठीक है, अब अगर यही कंपनी एग्जिस्टिंग रहेगी तो उस केस में ये अपनी मर्जी से प्राइसेस को डिसाइड कर सकती है कि भाई प्राइसेस अप जाएंगे या डाउन जाएंगे। ठीक है, पर अगर यहां पे मान लो बी एक कंपनी भी इंट्रोड्यूस हो जाए फॉरेन की और वो भी कार पार्ट्स बनाती है, ठीक है, तो क्या करेगी, ये जो कंपनी है, ये कंपनी ए कंपनी जो है बी कंपनी के साथ कंपटीशन में आ जाएगी और कंपटीशन से क्या फायदा होगा, इसकी मोनोपोली खत्म होगी और दोनों एक दूसरे के जो है एक तरीके से हेल्दी वे में ग्रो करने की चीजें करेंगे। ठीक है, देन फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, सिंस बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी इकोनॉमीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी इकोनॉमीज एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, कलेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन आता है इंप्रूव्ड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, सिंस एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, आप मुझे कुछ दे रहे हो, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, तो दैट इज द इंटरनेशनल रिलेशंस उससे स्ट्रांग होंगे, क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है, सिमिलरली वो जो दूसरी कंट्री है वो पहली कंट्री पे डिपेंडेंट है। देन लिमिटेशंस अगर देखें तो क्या क्या है, सबसे पहला हार्म टू इन्फेंट इंडस्ट्रीज, जो छोटी कंपनीज है, छोटी इंडस्ट्रीज है, उनको एक बड़ा खतरा है कि बड़ी मछली उनको खा सकती है। देन अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। ठीक है, सिंस जो फॉरेन फर्म्स हैं, फॉरेन कंपनीज, ठीक है, वो क्या करेंगे, अगर वो प्रोडक्ट्स भेजेंगी यहाँ पे, मान लो इंडिया में भेजती हैं, तो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट पड़ने की वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और लोग जो है बेरोजगार होने लगेंगे। ठीक है, देन अनइक्वल गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड से क्या होगा, किसी को ज्यादा फायदा होगा और किसी को कम फायदा होगा, मतलब इक्वालिटी नहीं बच पाएगी। ठीक है, तो ट्रेड, फ्री ट्रेड जो है वो किसी को अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्या होगा, जो कंट्री ज्यादा फायदा कर रही है वो अच्छे से इकोनॉमिकली डेवलप हो पाएगी, बजाय की कम फायदा करने वाली से। ठीक है, देन उसके बाद ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन मार्केट्स। ठीक है, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है कि मान लो एक कंट्री है और बी एक कंट्री है। ठीक है, अब बी के पास ज्यादा कुछ प्रोडक्शन के लिए है नहीं, तो वो हर बार क्या करता है, ए से सामान मंगवा लेता है। ठीक है, फ्री ट्रेड के तहत, पर यहां पर उसको एक एफर्ट डालना चाहिए कि उसकी कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश हो जो कि प्रोडक्शन बढ़ाए, पर ऐसा वो नहीं करता, वो हर बार क्या करता है, इससे सामान इंपोर्ट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट इस पे आएगा कि जो ए के अगेंस्ट कभी कोई डिसीजन लेना होगा तो बी नहीं ले पाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स होते हैं, जैसे फ्री ट्रेड में इनकरेज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वीकन लेबर एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन द रेस फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो बेसिकली कंपटीशन को बीट करने के लिए, कंपटीशन में जीतने के लिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद प्रोटेक्शन अगर देखें, मीनिंग क्या है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन रेफर्स टू अ पॉलिसी इन विच गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट एंड प्रमोट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो फ्री ट्रेड में क्या कर रही है, फ्री ट्रेड में ये कर रही है कि वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर रही, पर प्रोटेक्शन किसका है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का है कि कहीं फ्री ट्रेड में ऐसा ना हो जाए कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ द नेशन है वो खत्म हो जाए, वो जीरो हो जाए। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन इज टू शील्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एंड टू अचीव इकोनॉमिक, सोशल एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, छोटे जो प्रोड्यूसर्स है, उनको बचाना है प्रोटेक्शन का मेन रोल। ठीक है, देन फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन अगर देखें, सबसे पहला टैरिफ इंपोज करके प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, देन कोटाज इंपोज करे जाते हैं। कोटा का मतलब क्या है कि एक फिजिकल लिमिट है कि कितनी क्वांटिटी में आप चीजें मंगा सकते हो एक साथ, कितनी मैक्सिमम लेवल क्या है। देन सब्सिडीज है, गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज देती है कुछ लोकल प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, देन नॉन टैरिफ बैरियर्स है, जैसे इंपोर्ट लाइसेंसिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हेल्थ रेगुलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो ये बेसिकली पैसों से जुड़ा हुआ नहीं है, पर ये बैरियर्स वर्क करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन अगर देखें तो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। ठीक है, तो जो छोटी या फिर न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है बाय दीज नॉर्म्स। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन होती है, लोगों का जो जॉब है, जो जॉबलेस नहीं होते, वो एक कारण है, सिंस आपकी ही कंट्री में इतनी जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। देन उसके बाद इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब प्रोटेक्शन इनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन नैरो रेंज ऑफ एक्सपोर्ट। तो जरूरी नहीं है कि आप जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसी पे डिपेंडेंट हो, आप अपनी प्रोडक्शन भी खुद कर सकते हो। ठीक है, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूवमेंट है, बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट प्रोटेक्शन हेल्प्स करेक्ट ट्रेड डेफिसिट्स एंड कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो जब फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व होंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूएसए से कुछ सामान मंगाया तो यूएसए को उसके करेंसी में पैसा देना पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज का वहां पे खर्चा होता है। ठीक है,
तो वो चीज बचेगी, एज वेल एज जो ट्रेड डेफिसिट हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी, सिंस आपका डिसीजन आपके ही ऊपर रहेगा, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो आपके लोगों पे, मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन से रेवेन्यू जनरेशन तो होता ही है, सिंस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या फिर जो न्यू स्टार्टअप्स हैं वो टिके रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोटेक्शन अगर देखें तो क्या आता है, इनएफिशिएंसी एंड हायर कॉस्ट, सिंस यहां पर जो डोमेस्टिक, सपोज दैट ए कंट्री में कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं ये प्रोड्यूस तो कर रही है पर ए के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होगा यहां पर उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में बी डाइवर्टेड फ्रॉम मोर प्रोडक्टिव सेक्टर्स टू प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज, रिड्यूसिंग ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है, जहां पर सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो सकती है, उस जगह से कहां करना पड़ेगा, टू द प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने लॉ बनाया, नॉर्म बनाया, तो उसको देना पड़ेगा, तो वो बेशक उतना उसका यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन उसके बाद रिटेलिएशन एंड ट्रेड वॉर्स, ये हो सकता है, सिंस वहां पर क्या है, लोग उस चीज का विरोध कर सकते हैं और जिसकी वजह से जो ट्रेड वॉर्स है यानी कि छोटी कंपनी को खाने की कोशिश वो हो सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन पॉलिसीज में प्रोवोक रिटेलिएशन फ्रॉम ट्रेडिंग पार्टनर्स लीडिंग टू ट्रेड वॉर्स एंड रिड्यूस ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। तो इससे क्या हो, ट्रेड वॉर्स हो सकता है और ग्लोबल ट्रेड जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। देन लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस हो जाएगी, सिंस कंज्यूमर्स को उतने में ही एडजस्ट करना पड़ेगा जो उनकी कंट्री में बन रहा है, ठीक है। देन इनकरेजमेंट ऑफ मोनोपोलीज एंड करप्शन हो जाएगा। मोनोपोलीज का मतलब क्या है, जब मान लो कि देश के अंदर ही, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ही कोई बड़ी कंपनी है, वो सारी छोटी कंपनी को खा जाएगी, तो उसकी ही मोनोपोली चलेगी और जो करप्शन है वो बढ़ जाएगा, सिंस अप्रूवल वगैरह बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। देन फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन देखें, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव अगर देखें तो ये हम क्लियर कर ही चुके हैं। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है, इंटरनेशनल बॉडीज को आप जो है अलाउ कर रहे हो टू सेंड योर प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट और एट नो कॉस्ट, ठीक है। और यहां पे प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, आप फॉरेन कंट्रीज पे या फॉरेन कंपनीज पे बेसिकली कुछ टैरिफ वगैरह या नॉन टैरिफ बैरियर्स इंपोज कर रहे हो कि आपके जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो बच सके, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ठीक है, ये बेसिकली यही है। देन उसके बाद क्या है, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में बेसिकली क्या होना चाहिए, बैलेंस ऑफ दीज होना चाहिए, सिंस अगर बैलेंस नहीं होगा तो कंज्यूमर का जो है चॉइस वो बहुत कम हो जाएगी। देखते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज फेस यूनिक चैलेंजेस सच एज वीक इंडस्ट्रियल बेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट problems. While free trade offers long-term growth benefits, short-term protection is often used to support infant industries and promote industrialization. Since जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो दोनों पर ही निर्भर होती है, क्योंकि उसके पास इतना डोमेस्टिक उसका इंडस्ट्रियल बेस नहीं होता कि वो इंडस्ट्रियल उसके सेल्फ इंडस्ट्रीज जो है उसको टिका ले मार्केट में, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसमें दोनों को ही बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन फाइनली आपका ये कंक्लूजन आ जाता है इस टॉपिक का, ठीक है। एक बार इसको वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ लेना ताकि आप अपना कंक्लूजन एग्जाम में अच्छे से फ्रेम कर सको। देन आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये देखते हैं, तो एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या है, इट इज द प्राइस ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी, ठीक है। जैसे डॉलर, तो बेसिकली डॉलर एंड रुपी, तो ये बेसिकली क्या है कि एक रुपये की वैल्यू कितनी है डॉलर में, एक डॉलर की वैल्यू कितनी है रुपये में, तो दैट इज द एक्सचेंज रेट, ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, कैपिटल फ्लोज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सिंस ये जरूरी है, ठीक है। देन डिफरेंट कंट्रीज अडॉप्ट डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो जो कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो उस के हिसाब से एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट करता है। पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो है एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट का वो एडॉप्शन करता है, ठीक है। ब्रॉडली एक्सचेंज रेट सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, फ्लोटिंग, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है, और फिक्स का मतलब क्या है, जो कि चेंज नहीं होगा, एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। देन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम देखते हैं, व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब हम थोड़ा बहुत तो समझ ही चुके हैं कि भाई जो चीज फिक्स रहने वाली है, जो चेंज नहीं होगी, ठीक है। मीनिंग एंड कंसेप्ट देखें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम is one in which value of a country currency is fixed or pegged to another major currency, a basket of currencies or a standard such as gold, ठीक है। तो गोल्ड की वैल्यू अगर देखें तो वो फिक्स्ड में ही आता है, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कमिट्स टू मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट एट अ प्री डिटरमाइंड लेवल, ठीक है। तो जो प्री डिटरमाइंड लेवल है उसी पे जो गवर्नमेंट है, जो कंट्रीज की गवर्नमेंट है, वो एग्री करती है कि हम इसी पे रखेंगे। देन इफ द मार्केट एक्सचेंज रेट टेंड्स टू डिविएट फ्रॉम द फिक्स्ड रेट, the central bank intervenes by buying or selling foreign exchange to restore the fixed parity, ठीक है।
तो बेसिकली फिक्स पैरिटी को मेंटेन करने के लिए अगर मार्केट रेट फ्लक्चुएट होता भी है तो क्या करता है, जिस भी कंट्री का ऐसे डेफिसिट में जाती है तो उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है या फिर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो एक्सचेंज रेट में जो फॉरेन करेंसी है उसको परचेज कर लेती है ताकि वो जो रेट है वो रिस्टोर किया जा सके। देन मैकेनिज्म ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट्स को देखें तो सबसे पहले क्या आता है, इफ द डोमेस्टिक करेंसी फेसेस एक्सेस डिमांड एंड टेंड्स टू अप्रिशिएट द सेंट्रल बैंक सेल्स डोमेस्टिक करेंसी एंड बाइज फॉरेन एक्सचेंज। तो ये देखते हैं कि अगर एक डोमेस्टिक करेंसी जो है वो क्या कर रही है, एक्सेस डिमांड उसकी हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो सेंट्रल बैंक होगा वो उस डोमेस्टिक करेंसी को सेल कर देगा और फॉरेन करेंसी को परचेज कर लेगा। ठीक है, देन उसके बाद इफ द डोमेस्टिक करेंसी फेसेस एक्सेस सप्लाई एंड टेंड्स टू डेप्रिशिएट द सेंट्रल बैंक बाइज डोमेस्टिक करेंसी एंड सेल्स फॉरेन रिजर्व्स। तो जो फॉरेन रिजर्व्स है उसको सेल कर देगा और अपनी डोमेस्टिक करेंसी को परचेज कर लेगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब आता है एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड इन्वेस्टर्स फेस लेस रिस्क ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस व्हिच प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो प्रोमोटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर रिस्क कम होता है। रिस्क किस चीज का, लॉस का, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस है, जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस है, उनको गवर्नमेंट खुद मैनेज कर रही है, तो इसलिए क्या है, वो चीज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। देन कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, सिंस जो अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर डोमेस्टिक करेंसी का रेट बढ़ रहा है तो डोमेस्टिक करेंसी को बेच के फॉरेन एक्सचेंज को खरीद लेंगे, और अगर डोमेस्टिक करेंसी का रेट गिर रहा है तो डोमेस्टिक करेंसी को परचेज करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को बेच देंगे। ठीक है, देन by pegging the domestic currency to a stable foreign currency, countries can control domestic inflation, imported inflation is reduced and monetary discipline is enforced। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से जो इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। देन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो प्रमोट होता है, सिंस वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो इजीली हो सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। देन कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी बनी रहती है ऑफ द ट्रेडर्स एंड द इन्वेस्टर्स ऑन द कंट्री। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला लॉस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी। ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाती है कौन, द सेंट्रल बैंक, उसकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है, सिर्फ उसको उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ता है कि पॉलिसी कुछ भी हो या ना हो, पर जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, टू मेंटेन फिक्स एक्सचेंज रेट द सेंट्रल बैंक मस्ट एडजस्ट इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी सप्लाई अकॉर्डिंगली। तो उसका एम वेलफेयर या बूस्टिंग द इकोनॉमी नहीं होता, उसका एम क्या होता है, कीप द एक्सचेंज रेट एट फिक्स प्राइस। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन आता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। ये कैसे, परसिस्टेंट डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन पुट प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेकिंग द फिक्स्ड रेट अनसस्टेनेबल। ठीक है, तो बेसिकली जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट ज्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में जो प्रेशर आता है वो किस पे आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे आता है, जिसकी वजह से फिक्स्ड रेट जो है वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, सस्टेन नहीं कर पाते उसको। देन स्पेकुलेटिव अटैक्स, मतलब इफ द मार्केट बिलीव दैट द फिक्स्ड रेट इज अनरियलिस्टिक, स्पेकुलेटिव अटैक में अकर फोर्सिंग डिवैल्यूएशन अबैंडनमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली जब ऐसा हो जाए कि ऐसा स्पेकुलेशन होना लगे कि जो फिक्स रेट है वो अब रखा ही नहीं जा सकता और रखना बेकार है, तो उस केस में ये हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद कॉस्टली रिजर्व रिक्वायरमेंट, मतलब मेंटेनिंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेंटेनेंस है कि हम फिक्स रखेंगे, ये बहुत एक्सपेंसिव है प्लस डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। ठीक, क्योंकि उसके हिसाब से आपको मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो बहुत ज्यादा। ठीक है, देन उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम समझते हैं। मीनिंग एंड कंसेप्ट इसका सिंपल है कि जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई होगी वैसे वैसे क्या होगा, जो मार्केट फॉरेन रिजर्व रेट है वो फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम is the one in which the value of currency is determined by market forces of demand and supply in foreign exchange market। ठीक है, तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो उसकी वैल्यू होगी वो ऊपर नीचे होगी। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखें तो क्या आता है, अंडर दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कैपिटल फ्लोज, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो ये सारी फैक्टर्स हैं जिन पे मार्केट के अकॉर्डिंग जो करेंसी रेट है वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, देन उसके बाद एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर करेंसी लीड्स टू एप्रिसिएशन, मतलब रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू डेप्रिसिएशन, रेट घट जाएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम, मतलब क्या है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल रेट के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हेल्प करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट
डिसइक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली, ठीक है। A deficit leads to depreciation, making exports cheaper and imports costlier, thereby restoring balance, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, चीप हो जाएंगे और इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे, तो इसलिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस, यहां पर डिपेंडेंस नहीं रहेगी, सिंस मॉनेटरी पॉलिसी का रोल क्या होगा, मनी को रेगुलेट करना, ना कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, ठीक है। देन उसके बाद नो नीड फॉर लार्ज रिजर्व, तो लार्ज रिजर्व मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होगी, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट का जो कॉस्ट है वो भी ऊपर नीचे होगा। देन अडेप्टेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं उसके लिए अडेप्टेशन वाली लिमिट होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत सारा स्टॉक खरीद के रखे हो, ठीक है। जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एब्जॉर्ब एक्सटर्नल शॉक्स सच एज ग्लोबल रिसेशंस और कमोडिटी प्राइस एक्सचेंज मोर स्मूथली, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, frequent fluctuations create uncertainty for traders and investors, increasing the risk and cost of international transactions, ठीक है। तो यहां पर क्या है, रिस्क बढ़ जाता है और जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। देन स्पेकुलेशन एंड इंस्टेबिलिटी, ठीक है। करेंसी स्पेकुलेशन में लीड टू एक्सेसिव शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी अनरिलेटेड टू इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है, करेंसी स्पेकुलेशन की वजह से क्या होता है, शॉर्ट टर्म में ही एक्सट्रीम अप डाउन हो जाता है, एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन हो जाता है। देन उसके बाद इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब डिप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी कैन मेक इंपोर्ट्स कॉस्टलियर लीडिंग टू इन्फ्लेशन स्पेशली इन इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज, ठीक है। तो जो कंट्रीज ऐसी हैं जो फॉरेनर्स पे डिपेंडेंट है कि भाई वो जब भेजेंगे तभी हमारे जो कंट्री है उसका प्रोडक्ट फुलफिल होगा, तो उस केस में क्या होगा, अगर जो कॉस्ट बढ़ गई, अगर फ्लक्चुएशन हुई और जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू गिर गई, तो उस केस में क्या होगा, इंपोर्ट्स जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे और जिसकी वजह से प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और प्रोडक्ट महंगा होते ही क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अनसर्टेनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज को सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देन फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये तो बेसिकली आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो और इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं, क्योंकि हमने दोनों कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया, तो आप ये खुद भी फ्रेम कर पाओगे, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप खुद भी फ्रेम कर सकते हो, जहां पर फिक्स्ड रेट है, जहां पर फ्लोटिंग रेट है, ठीक है। देन उसके बाद मैनेज्ड फ्लोट एंड इंटरमीडिएट सिस्टम, मतलब इन अ प्रैक्टिस मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट्स रिजीम, मतलब क्या है, सच एज मैनेज्ड फ्लोटिंग और क्रॉलिंग पेग्स, दैट इज अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट्स आर प्राइमरली मार्केट एंड डिटरमाइंड बट सब्जेक्ट टू ओकेजनल गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी और मिस अलाइनमेंट, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या है, जो एक्सचेंज रेट्स हैं उसको मैनेज करना कैसे है कि भाई वैसे तो वो डिपेंडेंट है ऑन द मार्केट, पर अगर ऐसी सिचुएशन है जब मार्केट उसको संभाल नहीं पा रही और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो एक्सेसिव फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर सकती है। क्या करने के लिए, जो एक्सेसिव फ्लक्चुएशन है उसको रोकने के लिए और मिस अलाइनमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली अब ये जो सिस्टम है इन डेवलपिंग कंट्रीज में अगर देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है, सिंस डेवलपिंग कंट्रीज को ये पता है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, पर अगर वो फिक्स रेट पे रखेंगे तो क्या होगा, फिक्स रेट पे रखने से उनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनको ज्यादातर फ्लेक्सिबल रेट ही रखना पड़ता है, ठीक है। पर फ्लेक्सिबल रेट रखने से क्या होता है, ऑफर एडजस्टमेंट बट एक्सपोज फ्रेजाइल इकोनॉमीज टू वॉलेटिलिटी, मतलब कभी भी प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हेंस मैनी डेवलपिंग कंट्रीज प्रेफर मैनेज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैनेज फ्लेक्सिबिलिटी जो हमने अभी डिस्कस करी कि वैसे तो मार्केट कर रही है मैनेज, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट जो है एक्सेसिव फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए इंटरवीन करेगी, ठीक है। देन उसके बाद कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। ये कंक्लूजन है, बेसिकली यहां पर ये खत्म नहीं होता, ये कंक्लूजन यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्या था, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में कंट्रीज इकोनॉमी रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिफ्लेक्टेड थ्रू टू क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो बेसिकली एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैसे इकोनॉमिकली बेस्ड है, ये दो कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। These concepts are essential for understanding a nation's trade performance, foreign exchange position, external stability and overall economic health. तो एक नेशन की ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ क्या है, दूसरे नेशन के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, कितना वो स्टेबल है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, तो वो चीज जानने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका मीनिंग एंड कांसेप्ट समझते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बेसिकली क्या है कि कितना वो एक्सपोर्ट कर रही है और कितना वो इंपोर्ट कर रही है, इसका जो डिफरेंस है दैट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही देखना होगा, यूजुअली अ ईयर, तो जनरली एक साल में देखते हैं। इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स दैट इज टेंजिबल गुड्स सच एज
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो जो टच किए जा सकते हैं प्रोडक्ट्स सिर्फ उनको ही इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, देन आगे चलते हैं तो क्या आता है, कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स। तो बेसिकली इसमें सारे गुड्स इंक्लूडेड है जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं और बाहर भेजे जा रहे हैं, फॉरेनर्स को भेज रहे हैं। ठीक है, देन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, तो इसमें सारे के सारे वो गुड्स आते हैं जो कि कंट्री परचेज कर रही है फ्रॉम द फॉरेन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, देन उसके बाद तो टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर देखें तो सबसे पहले आता है क्या, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब क्या है, जब ट्रेड सरप्लस में है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है वो स्ट्रांग है, एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो स्ट्रांग है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड देखें, जब एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद बैलेंस ट्रेड अगर देखें तो क्या होता है, व्हेन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर इक्वल, जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना ही इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेड टू बी बैलेंस्ड। देन सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ। तो कितना वो एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव है एज वेल एज उसकी कितनी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ है, वो जानने के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जानना जरूरी है। A persistent trade surplus may reflect strong manufacturing and export capacity। ठीक है, तो जब भी ट्रेड सरप्लस जो हमने डिस्कस किया था, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मे रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग है एज वेल एज एक्सपोर्ट कैपेसिटी जो है उस कंट्री की स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, देन और अगर डेफिसिट में चल रहा है तो उस केस में डिपेंडेंट ऑन फॉरेन गुड्स जो है ये रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन however a trade deficit is not always harmful, developing countries often import capital goods and technology to support growth। ठीक है, तो जनरली जो डेफिसिट है वो हमेशा हार्मफुल ही नहीं है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ज्यादातर इंपोर्ट ही करती है, सिंस उनको इंपोर्ट इजी पड़ता है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चर देयर ओन। ठीक है, विच में इनिशियली वाइडन द ट्रेड डेफिसिट बट प्रमोट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो इससे क्या होगा, इनिशियली तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो जो है ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, देन उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर देखें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रोवाइड्स ओनली अ पार्शियल पिक्चर ऑफ अ कंट्रीज एक्सटर्नल इकोनॉमिक पोजीशन। ठीक है, तो ये पार्शियल पिक्चर देता है, कंप्लीट नहीं देता। ठीक है, इट इग्नोर्स सर्विसेज, इनकम फ्लोज एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो जैसे इस डिस्कशन में स्टार्ट किया था तो ये बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स जो कि टेंजेबल है उसकी बात करता है, तो इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंक्लूड नहीं होती, और इनकम फ्लोज कि कितनी इनकम आई और कितनी इनकम गई ये इंक्लूड नहीं होता। सिर्फ टेंजेबल गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इन द कंट्री वो कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, कंट्री में है ट्रेड डेफिसिट बट स्टिल मेंटेन स्ट्रॉन्ग ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यू टू सरप्लस सर्विस और कैपिटल इनफ्लोज। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट होने से बैलेंस ऑफ ट्रेड तो गड़बड़ हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है, पर ये सब चीजें होने से, जैसे सर्विसेज, इनकम फ्लोज वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होने से क्या होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में चला जाएगा। अब समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, पैसे, फाइनेंशियल, सर्विसेज, सब कुछ। ठीक है, देन इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेड इन गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज, इनकम फ्लोज, ट्रांसफर्स एंड कैपिटल मूवमेंट्स। ठीक है, तो इस सारी चीजों को इंक्लूड करता है, सिर्फ गुड्स को नहीं करता, बल्कि सर्विसेज, इनकम फ्लोज, ट्रांसफर्स, कैपिटल मूवमेंट्स, सब चीजों को ये मेजर करता है। ठीक है, देन स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, इज जनरली फॉलोइंग टू अकाउंट्स। क्या क्या है, सबसे पहला कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, तो दो अकाउंट में ये फॉलो होता है। सबसे पहले देखते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल फ्लोज एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैपिटल फ्लो कितना हुआ और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ये इन दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। पहला आता है क्या, कैपिटल ट्रांसफर। दीज इंक्लूड डेट्स, फॉरगिवनेस, माइग्रेंट्स ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है या कैपिटल है उसको देखते हैं। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हम समझ ही चुके हैं, दैट इज एफडीआई रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज इन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो फॉरेन एंटिटीज है उसका जो इन्वेस्टमेंट है इन दैट कंट्री उसको एनालिसिस करते हैं। देन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेट, दैट इज इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट मैनेजमेंट कंट्रोल। जहां पर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं हुआ पर कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहां पे, स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में। ठीक है, देन लोन्स एंड बैंकिंग कैपिटल, मतलब इंक्लूड्स बोरोइंग एंड लेंडिंग बिटवीन कंट्रीज एज वेल एज चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है आपका बोरोइंग ऑफ द मनी है ऑफ द कंट्री एंड जो चेंजेस हो रहे हैं फॉरेन रिजर्व में उसको मैनेज करता है। देन करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड करंट ट्रांसफर्स। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे अभी हमारे दो टाइप के होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट।
तो ये बेसिकली बिजनेस रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड अकाउंट होता है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब आता है क्या, ट्रेड इन गुड्स, मतलब दिस कंपोनेंट इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इज एसेंशियली द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये बेसिकली क्या है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का ही एक एस्पेक्ट है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। देन ट्रेड इन सर्विसेज, तो सर्विसेज में जो ट्रेड है जैसे टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये भी इसमें कवर होता है। देन उसके बाद इनकम, जैसे अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट एटसेट्रा, ये सब चीजें इसमें आती है इनकम में। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम समझते हैं, तो इसमें आता है टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम मतलब अकर्स ड्यू टू बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस एंड डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमिक्स। तो जो हमने बिजनेस साइकिल डिस्कस करी थी उसमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं एंड जो डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमीज के ऊपर जो डिपेंडेंट होती है बिजनेस साइकिल, तो उसकी फ्लक्चुएशंस को ये देखता है और जिसकी वजह से ये साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम होता है। देन सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम मतलब arises from long term structural changes in an economy such as changes in consumer preference और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जब कंज्यूमर प्रेफरेंस और टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो क्या होगा, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। देन सेक्युलर ट्रेंड डिसइक्विलिब्रियम मतलब caused by long term changes in population, income और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ट्रेंड सेट हो रहा है। ट्रेंड से मतलब क्या है कि जब पॉपुलेशन में कुछ अंतर हुआ, पॉपुलेशन कम ज्यादा हुई, इनकम में कुछ लोगों की इनकम में कुछ इफेक्ट आया और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ इफेक्ट आया, तो ट्रेंड बदल जाता है उस जगह का। ठीक है, देन उसके बाद रैंडम डिसइक्विलिब्रियम मतलब रिजल्ट्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सच एज वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर्स और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो ये रैंडम डिसइक्विलिब्रियम है जिसको आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। देन सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या आता है, सबसे पहले इट इज द इंडिकेटर ऑफ एक्सट्रीम स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, देन persistent deficit may lead to foreign exchange crisis, currency depreciation and external debt problems। तो अगर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका बहुत ज्यादा गैप बना रहता है कि आप दूसरे को पेमेंट कर ज्यादा रहे हो, आपकी पेमेंट कम हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो ही नहीं रहा, तो उस केस में क्या होगा, एक्सचेंज क्राइसिस की प्रॉब्लम आ सकती है, करेंसी डिप्रिशिएट हो सकती है एंड एक्सटर्नल डेट प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको लोन लेना पड़ सकता है। ठीक है, देन सरप्लस may indicate strong export performance but can also reflect weak domestic demand। तो ये जरूरी नहीं है कि सरप्लस में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी अच्छी है, बल्कि जो सरप्लस है वो इंडिकेट क्या करता है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस तो अच्छी है पर ये रिफ्लेक्ट कर सकता है कि आपकी जो वीक डिमांड है, वीक डोमेस्टिक डिमांड है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये बेसिकली कंपैरिजन तो आप खुद भी लिख सकते हो बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द बोथ द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, देन उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज अगर देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन फेस पर्सिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स ड्यू टू हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंस, लिमिटेड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें डेवलपिंग कंट्रीज को फेस करनी पड़ती है, इसलिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट इनका बढ़ सकता है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन है हमारा। ठीक है, कंक्लूजन को एक बार आप देख लेना, दिस इज द कंक्लूजन, यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर ये खत्म नहीं होता, आगे नेक्स्ट पेज में खत्म होगा, यहां पर ये हमारा कंक्लूजन खत्म हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब क्या है, ये किसी एक नेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल फंड मैनेज करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं कि अगर किसी देश को जरूरत लगे तो उसकी इकोनॉमी को स्टेबल कर सके फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या है, टू एड्रेस दिस चैलेंजेस, लाइक व्हाट चैलेंजेस, क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनइक्वालिटी। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। Several international economic institutions were created. Among the most important are International Monetary Fund (IMF), World Bank and the World Trade Organization। ठीक है, तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन इंस्टीट्यूशंस और भी है पर ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से स्टार्ट करते हैं आईएमएफ से। ठीक है, तो मीनिंग एस्टैब्लिशमेंट अगर देखें तो आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 एट ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एंड बिगन ऑपरेशंस इन 1947। तो याद रखना, जब हमारा देश आजाद हुआ तब जो है जो आईएमएफ है उसने ऑपरेशन स्टार्ट करी। ठीक है, देन उसके बाद इट वाज क्रिएटेड टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो पैसों का कॉर्पोरेशन है वो बना रहे बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ आईएमएफ। ठीक है, तो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है ऑलमोस्ट सभी जो है आईएमएफ के मेंबर्स हैं। और ये बना क्यों था, ताकि जो मॉनेटरी कॉर्पोरेशन बना रहे और स्टेबिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनी रहे। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ इज टू मेंटेन इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी बना के रखना इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएमएफ। देन इट सीक्स टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी
facilitate balanced growth of international trade and prevent competitive currency devaluations। ठीक है, तो बेसिकली ये इसके रोल है, ऑब्जेक्टिव है, जैसे क्या बैलेंस बना के रखे, स्टेबिलिटी बना के रखे, करेंसी को मेंटेन करके रखे एंड जो कॉम्पिटिटिव करेंसीज हैं उसको डिवेल्युएट होने से बचाए। ठीक है, देन अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी से गुजर रही होंगी, उसको शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा देके मदद करेगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो फंक्शंस अगर देखें तो क्या है, सर्वेलेंस फंक्शन है। सर्वेलेंस मतलब वॉचडॉग की तरह काम करता है, रेगुलरली मॉनिटर्स द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रही, कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसीज बना रही हैं, उस पर नजर रखता है कि कहीं वो दूसरी कंट्रीज को एडवर्सली इफेक्ट तो नहीं करेंगी। दिस सर्वेलेंस हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड एनकरेजेस साउंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जो इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए ये चीज जरूरी है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स जो है प्रोवाइड करता है किनको, कंट्रीज जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेस कर रही हैं, उस क्राइसिस से गुजर रही हैं। These loans are usually conditional upon the adoption of economic reforms aimed at restoring the stability। ठीक है, तो ये जो है कंडीशनल होता है और इसका एम क्या है, स्टेबिलिटी को रिस्टोर करवाना। ठीक है, देन उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये हेल्प करता है आईएमएफ कैसे, टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन एरिया सच एज फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्सेट्रा। तो इसमें जो है टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है। देन क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या है, आईएमएफ हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इंपोजिंग स्ट्रिक्ट कंडीशनलिटीज that may lead to austerity, reduced public spending and social hardship। तो ये बेसिकली इसका साइड इफेक्ट है या फिर बोलूं तो ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। Critics argue that IMF policies are often prioritize financial stability over growth and employment। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस है, ना कि हर किसी का ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं है आईएमएफ का। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है रोल ऑफ आईएमएफ इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ये हम ऑलमोस्ट समझ ही चुके हैं। दैट इज डिस्पाइट क्रिटिसिज्म आईएमएफ remains a central institution in managing global financial crisis, stabilizing economies and maintaining confidence in the international monetary system। तो ये बेसिकली क्रिटिसिज्म कितना भी हो, बुराई कितनी भी हो, पर फिर भी जो आईएमएफ है दैट इज अ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमी को मेंटेन करता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को समझते हैं, मीनिंग एंड कंपोजिशन समझते हैं। वर्ल्ड बैंक वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड एट ब्रेटन वुड्स, सेम वहां पे ही एस्टैब्लिश हुआ था, अनलाइक आईएमएफ which focus on short term macroeconomic stability। तो आईएमएफ क्या है, शॉर्ट टर्म के मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे वर्क करता है। वर्ल्ड बैंक क्या है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन पे इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देन वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वर्ल्ड बैंक के अंदर जैसे यूनाइटेड नेशंस है, इसके अंदर कई सारी काउंसिल्स हैं, वैसे ही जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके अंदर कई सारे इंस्टीट्यूशंस है। कौन कौन से, जैसे इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दैट इज आईबीआरडी एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दैट इज आईडीए। तो ये वर्ल्ड बैंक के अंदर ही आते हैं, याद रखना। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्ल्ड बैंक के, देखते हैं। टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प एड प्रोवाइड करना। देन वर्ल्ड बैंक एम्स टू प्रमोट लिविंग स्टैंडर्ड्स बाय सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो कंट्रीज में इन लेवल पे जैसे एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह, तो इस पे हेल्प आउट करता है, एड करता है, ताकि क्या हो सके, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव हो सके। देन फंक्शंस क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंस, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड ग्रांट्स देता है फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन पॉवर्टी को रिमूव करने की कोशिश करता है ताकि पॉवर्टी कम हो सके, इसलिए डेवलपमेंट करो। ठीक है, देन टेक्निकल असिस्टेंस एंड पॉलिसी एडवाइस देता है वर्ल्ड बैंक टू द डेवलपिंग कंट्रीज और द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ताकि वो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को बिल्ड कर सके। देन क्रिटिसिज्म क्या है, हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फंडिंग प्रोजेक्ट्स दैट मे कॉज एनवायरमेंटल डैमेज और सोशल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है वो बेसिकली डेवलपमेंट ओरिएंटेड बैंक है, तो डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूव कर देता है जो कि एनवायरमेंट डैमेज भी कर सकते हैं और सोशल डिस्प्लेसमेंट भी कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए ये इसका क्रिटिसिज्म है। देन रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन डेवलपमेंट अगर देखें तो क्या है, डिस्पाइट लिमिटेशंस द वर्ल्ड बैंक हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, तो बेशक कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, पर फिर भी वर्ल्ड बैंक जो है हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को टू डेवलप। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका लास्ट टॉपिक दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको समझते हैं। मीनिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट तो नाम से क्लियर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो देश के बीच में जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उसको मैनेज करने के लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो 1995 में एस्टैब्लिश हुआ
एज द सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के बाद ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया। इट प्रोवाइड्स लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, किस लिए? ताकि जो ट्रेड रिलेशन रेगुलेशन है वो हो सके। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड रेगुलेशन। ऑब्जेक्टिव नाम से क्लियर है, वर्ल्ड ट्रेड है मतलब फ्री, फेयर एंड प्रेडिक्टेबल इंटरनेशनल ट्रेड होगा बिटवीन द कंट्रीज, इसको ये एम है इसका। इट ऑब्जेक्टिव इंक्लूड रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एंड इंश्योरिंग दैट ट्रेड फ्लोज स्मूथली एंड ट्रांसपेरेंटली। तो ये इसका मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है। देन फंक्शंस अगर देखें तो ट्रेड को आजादी से करने की पावर देता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब फैसिलिटेट नेगोशिएशंस टू रिड्यूस टैरिफ, कोटा एंड अदर ट्रेड बैरियर्स को कम करो, इसके लिए नेगोशिएट करता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज उसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो अगर दो कंट्रीज के बीच में, मेंबर कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उस केस में स्ट्रक्चरल प्रोसेस से जो WTO है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। देन मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज, तो जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, देखो जो फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसीज हैं डेवलपमेंट रिलेटेड, वो IMF एंड वर्ल्ड बैंक उसको मॉनिटर करते हैं, सर्वेलेंस में रखते हैं, और जो ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज हैं उसको WTO रखता है। ठीक है, देन उसके बाद क्रिटिसिज्म अगर देखें, फॉर फेवरिंग डेवलप्ड कंट्रीज एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को फेवर करता है WTO बहुत बार। देन डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यू दैट ट्रेड लिबरलाइजेशन एक्सपोजेस देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू अनफेयर कंपटीशन। तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई फ्री ट्रेड होगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा खतरा है। ठीक है, देन उसके बाद कंसर्न्स हैव आल्सो बीन रेज्ड अबाउट इंपैक्ट ऑफ ट्रेड रूल्स ऑन फूड सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ट्रेड रिलेटेड जो ये साइड इफेक्ट्स हैं, दैट इज फूड सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो उसमें भी इंपैक्ट करता है इसके ट्रेड रूल्स। ठीक है, देन आगे चलते हैं। उसके बाद रोल ऑफ WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड देखें तो बेशक क्रिटिसिज्म है, पर फिर भी WTO ने जो है एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड तो किया ही है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO का। तो ये बेसिकली आप समझ चुके हो, तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स आप समझ चुके हो, तो ये वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएगा। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, द कंबाइंड कंक्लूजन ऑफ IMF, WTO एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो यहां पर आपका ये कंक्लूजन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 3 भी खत्म हो गई। अब जल्दी मिलते हैं यूनिट नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।